चलिए समझते हैं क्या है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर। क्या सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास सीक्वेंसेस की, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सीरीज क्या है हमारे पास? सीरीज की डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि एनी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हमको सीक्वेंस होता है, एंड उन्हीं सीक्वेंस में आए हुए ईच टर्म का अगर हम लोग सम कर दें देन इट विल गिव अस अ सीरीज। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 इट इज अ सीक्वेंस। इट इज अ सीक्वेंस नॉट सीक्वेंसेस। अब यहीं पे हम लोग लिखते हैं आगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज। इट इज अ सीरीज। कितना आसान है पता है? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस हो रहा है हमारा, उसके ही टर्म्स का सम कर दे रहे हैं तो सीरीज मिल जा रही है हमें। ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या हुआ? जो डिफरेंस है या मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा एक नंबर में होना चाहिए। कैसे? 2 में 2 प्लस कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, उसमें 2 प्लस कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, उसमें 2 प्लस कर रहे हैं 8 मिल रहा है, देन 10 मिल रहा है। ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है। यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्रीवियस नंबर के सम करने पे ना आ रहा हो। ठीक है, प्रीवियस नंबर में 2 का सम करने पे नेक्स्ट नंबर ना मिल रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। यानी ये हमारा ऑर्डरली अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन वाला भी हो सकता है, वो भी फॉर्मेट हो सकता है, बट यहाँ पे हमने एडिशन वाला एग्जांपल दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बच्चियां स्कूल से घर जा रही हैं और हाउस नंबर्स को देखते हुए जा रही हैं। पहला हाउस नंबर क्या है? 307। सेकंड हाउस नंबर क्या है? 309। थर्ड हाउस नंबर क्या है? 311। क्या ऑर्डरली अरेंजमेंट हो रहा है? +2 +2 +2 हो रहा है सब में यहाँ पे। तो 307, 309, 311, 313 सीक्वेंस है या सीरीज है? सोचिए, कॉन्सेप्ट जो समझाया मैंने उसी से आंसर है निकलेगा इसका। 307, 309, 311 इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करने पे ये आ रहा है। +2 प्रीवियस नंबर में +2 कर दे रहे हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है। अब यहीं पे अगर हम लोग लिख देते हैं 307 + 309 + 311 + 313 तो हमको क्या मिल जाएगी? हमको एक सीरीज मिल जाएगी। समझ गए सीक्वेंस और सीरीज में अंतर? यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज। अर्थमेटिक प्रोजेक्शन सीरीज पढ़ते हैं पहले। अब आगे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोजेक्शन सीरीज। पहले अर्थमेटिक प्रोजेक्शन को डिफाइन करते हैं। माइक पहन लेता हूं। An arithmetic projection is a sequence where each number is derived by adding a constant number। इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं हम लोग। कांस्टेंट नंबर को, इस कांस्टेंट नंबर को कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं हम लोग। बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी पिछले टर्म में कोई एक कांस्टेंट नंबर का एडिशन करने पे हमको आगे वाला टर्म मिलता है। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? जनरल फॉर्म देखें तो a + d। d क्या है? यहाँ कॉमन डिफरेंस है। a + 2d एंड a + 3d। ये कंटिन्यू होता है कब तक? a + n - 1d। यहाँ पे a क्या है? a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, एंड n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे जो a है, a + d, a + 2d, ये हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है ये एक। अब इसी में a + d + a + 2d यानी हर टर्म का सम कर देंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज मिल जाएगी। दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज AP एंड a + d + a + 2d and so on. This is AP series. This is AP series.
पहला एग्जांपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, देन उसी उनके टर्म्स का अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल, एक डायग्राम दिखा के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप देखें, स्टैक ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। स्टैक ऑफ कॉइन्स, पहला सिंगल कॉइन, देन 3 कॉइन्स, देन देयर आर 5 कॉइन्स, देन देयर आर 7, 9 एंड 11। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 कॉइन, उसमें 2 कॉइन ऐड करके स्टैक बना है सेकंड 3 कॉइन्स का, देन 2 कॉइन ऐड करके थर्ड स्टैक बना है 5 कॉइन्स का। ऐसे ऐसे हम लोग ऐड करके मिलता गया है हमें पूरा स्टैक। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 कॉइन, 3 कॉइन एंड 5 कॉइन, ये स्टैक जो है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो कर रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसको हम क्या लिखेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस बोलेंगे। अगर इसको सीरीज बोलना है तो हमको हर स्टैक का सम करना पड़ेगा, यानी 1 कॉइन प्लस 3 कॉइन प्लस 5 कॉइन प्लस 7 कॉइन प्लस 9 एंड प्लस 11 कॉइन का अगर हम लोग सम कर देंगे, देन दैट विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फॉर्मुलेज देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज क्या है हमारे पास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का अगर हमें nth टर्म निकालना है, nth टर्म की वैल्यू क्या होगी? हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के कुछ टर्म दिए हुए हैं एंड पूछा गया है कि nth टर्म यानी 13th टर्म, 16th टर्म, कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, वो टर्म आपसे पूछा गया इस सीरीज में कौन सा होगा, वो आपको बताना है। दैट विल बी nth टर्म की वैल्यू यहाँ पे होगी a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर a इज व्हाट? a इज फर्स्ट टर्म, n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स, d इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। ये पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ। d का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो tn nth टर्म माइनस tn-1, यानी n-1th टर्म का अगर हम लोग करेंगे तो हमको d कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, यानी nth टर्म में उससे प्रीसीडिंग टर्म, उससे एक पहले वाला टर्म अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी सीरीज मिल जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखें अगर हम लोग यहाँ पे, कैसे होगा? सम ऑफ n टर्म्स विल बी n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, वेयर l इज, a क्या है मैं वो बता चुका हूँ, फर्स्ट टर्म है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, l इज लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। अब यहाँ पे अगर हम लोग l की वैल्यू लिख देते हैं nth फॉर्मूले, nth टर्म के फॉर्मूले के फॉर्म में, nth टर्म कौन सा? लास्ट टर्म, उसके फॉर्म में अगर हम लोग लिख देते हैं l की वैल्यू, l के फॉर्मूले की वैल्यू, देन हमारे पास सम ऑफ n नंबर्स, n टर्म्स हमारे पास आ जाएगा दूसरे फॉर्म में। कैसे? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l की जगह हम लोग लिख देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास आएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। ये भी हमारे पास सम का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला? nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला d इक्वल्स टू nth टर्म माइनस n-1th टर्म। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड देन हमारे पास सम ऑफ nth टर्म्स n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। नाउ हमारे पास क्या है? हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कैसे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एपी की, ये हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ अ कांस्टेंट नंबर इज added or subtracted from each term of AP, then resulting numbers will also give us an AP। एग्जाम्पल के लिए यहां पे देखा जाए 2, 4, 6 एंड 8, ये एक एपी दी हुई है हमें। इसमें अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो फिर जो रिजल्टेंट नंबर आएंगे उनका एडिशन भी हमको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज ही देगा। कैसे? यहाँ पे अगर हम लोग +3 करते हैं, इसमें हर टर्म में +3 करना है, करना सारे टर्म में है, अगर हर टर्म में नहीं करेंगे देन इट विल नॉट गिव अस एपी। ओके, +3 कर देते हैं, यानी 5, 7, 9 एंड 11, दिस इज एन एपी, दिस इज ऑल्सो एन एपी। कैसे? पहले वाले में सम कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 है, उसके बाद हम लोगों ने +3 इस टर्म में किया है पहली एपी के टर्म्स में, तो फिर जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी हमको एक एपी ही दे रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट नंबर देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। पहले प्रॉपर्टी जैसा ही है। पहली प्रॉपर्टी में क्या था? अगर ईच टर्म हमारा किसी कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो फिर हमारा रिजल्टेंट भी एपी आ रहा था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी भी सेम ही है,
सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई एन कांस्टेंट। दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इफ ए कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर is multiplied or divided to each term of an AP, then it will result in another AP। कैसे? एग्जाम्पल के लिए यही लेते हैं हम 2, 4, 6 and 8 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 2 टाइम्स कर देते हैं, 4, 8, 12, 16। पहली भी एपी है, दूसरी भी एपी है। कैसे? पहले में कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, दूसरी एपी में कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दिया था हम लोगों ने पहली टर्म के, पहली एपी के टर्म्स को 2 टाइम्स। देन हम सॉल्व करते हैं अगर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए बी सी आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, देन B will be equal to A plus C by 2. B will be median of A and C। यहां पे हम लोग ऊपर वाली AP से एक टर्म निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर 8 को देखा जाए, अगर हम लोग 8 देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 8 is equal to 12 plus 4 by 2। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स इट इज दीज आर द टर्म्स ऑफ एपी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एपी पे बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं। यहाँ पे ये आपको डायग्राम समझने में मदद करेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एपी में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम में फर्स्ट स्टैक्स दिए हुए हैं उसमें +1 हो रहा है, पहले 1 स्क्वायर है, देन सेकंड स्टैक में +1 होके 2 स्क्वायर्स हैं, देन थर्ड में हमारे पास 3 हैं एंड 4 हैं। एंड सेकेंडली तो इसको हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं? इसको हम लोग इंक्रीजिंग एपी में कैटेगराइज कर रहे हैं। इसमें ईच टर्म में हमारे पास सम हो रहा है। सेकंड एपी में क्या कर सकते हैं? सेकंड एपी में अगर आप देखें देन दैट डिनोट्स एज डिक्रीजिंग एपी। इसमें फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो 4 है, सेकंड हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, पहला स्टैक जो है 5 का है, देन 4 का है, देन 3 का है, देन 2 का है, देन 1 का है। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी में क्या है? नेगेटिव हो रहा है, यानी नेगेटिव कॉमन डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव आएगा, देन इट इज अ डिक्रीजिंग एपी। एंड व्हेन पॉजिटिव आएगा कॉमन डिफरेंस, देन इट इज एन इंक्रीजिंग एपी। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 18। यहाँ पे 10th टर्म दिया, यानी nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। क्या था nth टर्म वाला फॉर्मूला? आपको याद करा देता हूँ, a plus n minus 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? tnth माइनस tn माइनस 1। अब यहाँ पे tnth टर्म कोई भी ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 13 ले लेते हैं, थर्ड टर्म जो दिया हुआ है इस एपी का, उसको tnth कंसीडर कर लेते हैं। तो फिर उसमें सबट्रैक्ट क्या होगा? tn माइनस 1 टर्म सबट्रैक्ट होगा, यानी प्रीसीडिंग टर्म सबट्रैक्ट होगा, यानी एक जो पहले टर्म था 13 से वो सबट्रैक्ट होगा। दैट विल गिव अस 13 माइनस 8 विल बी 5। अब इसमें पुट कर देते हैं। हमको 10th टर्म पूछा हुआ है, 10th टर्म का आंसर पूछा हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 3 है। 10th टर्म पूछा हुआ है तो n की वैल्यू 10 हो गई, -1, एंड d हमारे पास 5 है। सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा? 3 + 9 × 5 which will give us 48 as our answer। हमारे पास आ गया। अच्छा, इन क्वेश्चंस का एप्लीकेशन हमारे नीट में क्या है? तो इसके लिए आप समझ लीजिए, एक चैप्टर है हमारे फिजिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें बीट फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन पूछते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी होती है, एक ट्यूनिंग फॉर्क की, एंड देन उसकी बीट फ्रीक्वेंसीज उस अरेंजमेंट में लगी होती हैं। बीट फ्रीक्वेंसीज क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस से डिनोट होता है, वो कॉमन डिफरेंस से निकलती हैं। देन आपके सीक्वेंसेस में लगे होते हैं वो ट्यूनिंग फॉर्क, और पूछा जाता है 10th ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या 6th ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या 13th ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकली? कॉमन डिफरेंस से निकली हमारी। और 10th और 13th टर्म कैसे निकलेगा? यही इसी nth टर्म के फॉर्मूले से निकलेगा। बीट फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लगता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग उसका बेस तैयार कर रहे हैं। ओके, आगे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5, 9, 13 to 49। यहाँ पे देखा जाए तो a हमारे पास क्या है? 5 है। l लास्ट टर्म देखा जाए तो 49 है। यहाँ पे सम अगर देखें हम लोग तो क्या निकालेंगे? n/2 इन ब्रैकेट a + l। अब यहाँ पे n कैसे पता चलेगा? जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म था, कौन सा nth टर्म था? 49। वो हमको अगर देखा जाए तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से ही पता चलेगा। 49 को हम लोग लिख लेते हैं nth टर्म। a क्या है यहाँ पे? 5 +
n-1, n-n तो हमें निकालना ही है वैल्यू, एंड d क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस 9 - 5 करके निकलेगा, विच विल बी 4, देन 5 प्लस ब्रैकेट खोल देंगे तो 4n - 4 एंड विच गिव्स अस 5n + 1 49, एंड 4n will be equal to 49 - 1 is equals to 48. This implies n is equals to 48/4 12. हमारे पास कौन सा टर्म आ गया, जो 49 नंबर है वो हमारा 12th टर्म है, n की वैल्यू उसके लिए 12 आ गई। अब यहाँ पे सम निकाल देंगे हम लोग, सम इज इक्वल्स टू n/2 यानी 12/2, इन ब्रैकेट हमारा फर्स्ट टर्म है 5, देन लास्ट टर्म है 49, हमारे पास आया 6 इंटू, आप लोगों को दिख रहा 5 + 49 54, यहाँ पे आ जाएगा 270 एंड 324 विल बी द आंसर। 370 आ गया हमारे पास, 324 सॉरी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इक्वल्स टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, शो दैट द 18th टर्म इज 0। अच्छा भाई, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको इक्वेशन सॉल्व बनानी पड़ेगी। पहले कैसे बनाएंगे, 7 टाइम्स जो दिया हुआ है वही नोट करना है, 7 टाइम्स यानी 7 × 7th टर्म, t 7th इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स 11th टर्म, 11 × t 11th। इन दोनों को nth टर्म के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पे, कैसे, 7 × a क्या दिया हुआ है, a कुछ नहीं है यहाँ पे, a + n - 1, n यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 n - 1, d भी हमको नहीं दिया हुआ है, 11 × a + 11 - 1 × d, हमारे पास क्या आ गया, पहले 7 × a + 6d इज इक्वल्स टू 11 × a + 10d, यहाँ पे आ गया 7a + 42d इज इक्वल्स टू 11a + 110d। a को एक तरफ ले जाएंगे, 110 को एक तरफ ले जाएंगे, सॉरी d के टर्म को एक तरफ ले जाएंगे एंड a के टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। 7a को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं एंड 110d को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, यानी 42d - 110d इज इक्वल्स टू 11a - 7a which will gives us what, -68d is equals to 4a, यानी a is equals to 68/4 which is equals to -17d is equals to a। देन 18th टर्म का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा, t 18th is equals to a + 18 - 1d, यहाँ पे a + 17d। अब a की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी a इक्वल्स टू -17d, -17d हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 टर्म इक्वल्स टू 0। पुटिंग 1 इन सेकंड, -17d + 17d इक्वल्स टू 0। आगे चलिए आगे बढ़ते, आगे है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A geometric progression is a sequence where each term after the first is obtained by multiplying the preceding term by a constant value called the common ratio. It is a sequence in which each term is obtained by multiplying a fixed value, a fixed constant value, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है इस टर्म में उसको कॉमन रेशियो भी बोलते हैं टू द प्रीसीडिंग टर्म। इसमें जर्नल फॉर्म क्या है, a, AR, AR square till AR to the power AR to the power n - 1। यहाँ पे जो हमें a है वो फर्स्ट टर्म है, r जो है वो हमारा कॉमन रेशियो है एंड n जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है, इट इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स्ड कॉमन वैल्यू विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन रेशियो टू द प्रीसीडिंग टर्म। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ 2, 4
8, 16, 32। इसमें क्या है, इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ओके, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ज्योमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 × 2 = 2, नेक्स्ट टर्म मिल गया। फिर 2 × 2 = 4, वो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया। देन 4 × 2 = 8, हमें नेक्स्ट टर्म मिल गया। ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। सीक्वेंस है या सीरीज है, बताइए आप सोच के। दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस। अगर यहीं पे हम लोग 1 + 2 + 4 + 8 + 16 कर देते तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज मिल जाएगी हमें। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस। यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर है, 2 × 2 करने पे एरिया मिल रहा है हमें 4। अब यहीं पे इस साइड को हम लोग √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी नेक्स्ट टर्म मिल रहा है 2√2, यानी साइड हो जा रही है स्क्वायर की 2√2। तो एरिया कितना हो जा रहा है हमारा, एरिया हो जा रहा है 8। वहीं पे फिर से हम लोग ईच टर्म को √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो साइड हमारी हो जा रही है 2√2 × √2 4, एंड हमारा एरिया हो जा रहा है 16। अब आप साइड को √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एरिया भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एरिया 4, 8, 16। नीचे एरिया की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस दिया हुआ है, ऊपर √2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर साइड का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस दिया हुआ है। यानी एक तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी भी सीख ली यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। इफ वी मल्टीप्लाई ईच टर्म of geometric progression series with a common ratio, then we will get another geometric progression series. Okay, now let's move on to key formulas of this geometric progression series. क्या है फॉर्मूलाज हमारे पास, पहले है nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a multiplied by r to the power -rn-1। क्या है हमारे पास, a r to the power n-1। यहाँ पे कॉमन रेशियो r का फॉर्मूला क्या है, nth term divided by t n-1। ओके, देन हमारे पास सम का फॉर्मूला है a in bracket r to the power n-1 by r-1। ये फॉर्मूला हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें इतने काम नहीं आता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। काम आता है हमारा कौन सा फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स व्हेन r is common ratio is less than 1। ये वाला फॉर्मूला हमें बहुत ज्यादा काम आता है फिजिक्स में। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज व्हेन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a by 1 - r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है a r to the power n-1। देन हमारे पास कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है r = t nth by t n-1। देन हमारे पास सम का फॉर्मूला है a in bracket r to the power n-1 by r-1। देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वेयर कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 का फॉर्मूला है हमारे पास a by 1 - r। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी हम देखते हैं। प्रॉपर्टी हमने पहले भी एक देख ली, उसका एग्जांपल हम लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर के एग्जांपल डायग्राम से हमने समझ लिया था। तो इसमें प्रॉपर्टी पहले क्या है, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच term of GP, we will get another GP. If 3 numbers A, B, C are in GP, then B square is equal to A into C। क्या प्रॉपर्टी हुई, If 3 numbers A, B, C are part of GP, then B square is equal to A into C। अब यहाँ पे पीछे हमारे पास एक जो हम लोगों ने GP सीरीज का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 4, 8 and 16, इसका ये 3 टर्म लेते हैं इस GP सीरीज के एंड सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बीच वाला टर्म क्या हो गया, 8, 4, 8 and 16 हमने लिया है। देन 8 का स्क्वायर नीड्स टू बी इक्वल टू 4 into 16। दैट मीन्स 64 is equal to 64 is correct। That means our explanation is correct। The property of GP is correct। Now, AP and GP में अंतर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में हमारे पास इस टर्म में कुछ ऐड हो रहा था, देन हमारे पास नया टर्म आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास गुल्लक है और आप मंथली उसमें 100 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, मंथली उसमें 100 रुपीज़ डाल रहे हैं गुल्लक में एज अ सेविंग, तो हर मंथ कितना ऐड हो रहा है, 100 रुपीज़ हो रहे हैं। फर्स्ट मंथ में 100, देन 200, सम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 100 में 100 ऐड किया 200, देन 3 मंथ्स के बाद 300, देन 4 मंथ्स के बाद 400,
ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का एग्जांपल है। वहीं पे अगर आप वो 100 रुपीज़ एक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल लें, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपको रिटर्न देता है कुछ परसेंट का आप ऑन द अमाउंट यू इन्वेस्ट। जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, जितना अमाउंट आप सेव करते हो, उतने उसका कुछ परसेंट आपको एक्स्ट्रा में वो ऐड करके देता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपीज़ हर महीने सेव कर रहे हो एंड आपको 5% उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 + 100 200 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 100 पे 5% लगा था यानी 205 एग्जाम। तो ये एग्जांपल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चीजें हमारी काफी तेजी से टर्म्स आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट वहां पे आता है। अब मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझाने के लिए एक स्टोरी बताता हूं आपको। एंशिएंट इंडिया में हमारे पास एक राजा था जिनको एक मंत्री ने बताया कि उन्होंने एक नए गेम का इजाद किया है जिसका नाम था चौसर। चेस जो अभी हम लोग खेलते हैं चेस, वो एंशिएंट इंडिया में डिस्कवर हुआ था, इन्वेंट हुआ था सॉरी। और राजा को जब मंत्री ने बताया कि मैंने एक नया गेम इन्वेंट किया है और उस गेम के बारे में राजा को समझाया, तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ उस मंत्री से एंड उसने बोला मंत्री से कि आप जो भी इनाम चाहते हैं वो आप मांग लीजिए मुझसे, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि वो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। मंत्री काफ़ी चालाक था, उसने राजा से डिमांड की कि आप जो मेरी इच्छा है वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे, जितना मुझे अनाज चाहिए उतना आप मुझे दे नहीं पाएंगे। बट राजा थोड़ा अहंकारी था, उसने कहा कि आप डिमांड तो कीजिए, हमारे पास इतना अनाज भंडार पड़ा हुआ है, आप जितना भी मांगेंगे उतना हम आपको देंगे। तो मंत्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि पहले दिन आपको रोज मुझे अनाज देना होगा, बट पहले दिन आप मुझे अनाज का एक दाना देंगे, यानी चेस बोर्ड का पहला स्क्वायर पे रख के एक दाना देंगे। दूसरे दिन आप चेस बोर्ड का दूसरा स्क्वायर में दो दाने रखेंगे, यानी उसका दुगना कर देंगे। जितना भी अनाज पहले दिन दिया था उसका दुगना कर देंगे दूसरे दिन। तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना कर देंगे अनाज, यानी पहले दिन एक दाना देंगे, दूसरे दिन 2 दाने देंगे और तीसरे दिन 4 दाने देंगे। तो राजा को लगा कि ये तो बहुत नॉर्मल डिमांड है, इसमें इतना क्या खास है, मंत्री ऐसा क्यों कह रहा था कि आप उतना अनाज मुझे दे नहीं पाएंगे जितना मैं मांग रहा हूं। बट राजा को इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पता था। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पहले दिन तो एक ही दाना देना पड़ रहा है राजा को, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 16, ऐसे करते करते जब आप ध्यान से देखेंगे 9वें दिन 216, 10वें दिन 512, 11वें दिन 10, 24, ऐसे करते करते ये अनाज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। और हालत तो ये हो गई 32वें स्क्वायर पे पहुंचते पहुंचते राजा के अनाज का भंडार सब खत्म हो गया। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि पावर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कितना स्ट्रांग होता है। अगर आप कोई भी टर्म ले रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अगली बार एक टर्म को, तो पहले जो डिफरेंस दिखता है, पहले एक दाने से 2 दाना हुआ, फिर 2 से 4 हुआ, वहां पे डिफरेंस जो है वो हमें ज्यादा नहीं मालूम हो रहा है। बट जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक समय आएगा उसके बाद जो डिफरेंस भी होगा वो बिलियंस ट्रिलियंस के अमाउंट में होगा। ये बात राजा को उस वक्त नहीं पता थी जब मंत्री ने उसके सामने ये डिमांड रखी, इसलिए राजा यहाँ पे बेवकूफ बन गया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 20 एंड द कॉमन रेशियो इज 4 देन फाइंड द फिफ्थ टर्म। लेट्स सॉल्व दिस। जीपी में ए क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 20 एंड आर की वैल्यू दी हुई है 4 एंड एन की वैल्यू दी हुई है 5। देन हमको फिफ्थ टर्म निकालना है, विल बी इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, यानी ए तो हो गया हमारा 20 एंड आर तो हो गया हमारे पास 4 एंड n माइनस 1, 4 की पावर 5 माइनस 1, यहाँ पे 20 इंटू 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 4 टू द पावर 2 विल बी 16, 4 टू द पावर 3 विल बी 64 एंड 4 टू द पावर 4 विल बी 128, 20 इंटू 128, दिस विल गिव अस व्हाट, इसका दुगना कर लेंगे हम लोग एंड 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल गिव अस 2560 एज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 7, 14 एंड 28 एंड सो ऑन। 10th टर्म देना है, पहले यहाँ पे कॉमन रेशियो हम निकालते हैं। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है हमारा, कोई भी टर्म ले लेते हैं उससे प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। देन 10th टर्म यहाँ पे निकालना है, ए फर्स्ट टर्म होगा 7 इंटू आर कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म निकालना है इसलिए 10 माइनस 1, यानी 7 इंटू 2 की पावर 9, 2 की पावर 4 होती है 16, 5 होती है 32, 6 होती है 64, 7 होती है 128, 8 होती है 256, 9 होती है 512। 7 इंटू 512, आंसर विल गिव अस 3584।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, द 7th टर्म ऑफ द जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म, इफ द 5th टर्म इज 48 देन द फर्स्ट टर्म विल बी। 7th टर्म यहाँ पे जीपी का है कितना, 8 टाइम्स द 4th टर्म। 7th टर्म का पहले लिख लेंगे, क्या इक्वेशन लिखेंगे 7th टर्म के लिए, ए हमें नहीं पता, फर्स्ट टर्म टी 7th इज टू ए इंटू आर, आर भी हमें नहीं पता, 7th टर्म है तो 7 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ए इंटू आर, 4th टर्म यहाँ पे है 4 माइनस 1। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, ए आर टू द पावर 6 इक्वल टू 8 and a r to the power 3, that means a r to the power 6 equals to 8 a r to the power 3 and fifth term की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, fifth term is 48, यानी t fifth निकालेंगे कैसे, a into r, r हमें पता नहीं है, and fifth term है 5 minus 1 equal to 48, this will give us what, a r to the power 4 is equals to 48। इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को आगे, a से a कट जाएगा, हमारे पास r टू द पावर 6 विल बी इक्वल टू 8 r टू द पावर 3 एंड r टू द पावर 3 राइट हैंड साइड से चले जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इन डिवीजन, एंड दिस विल इम्प्लाई r टू द पावर 6 माइनस 3 विल बी 8, यानी r टू द पावर 3 विल बी 8, दिस इम्प्लाई r टू इक्वल टू 2, 2 की पावर 3 होती है 8 हमारे पास, r हमारा 2 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, देन पुटिंग 1 इन 2 ए आर टू द पावर, आर की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे, 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 48, देन दिस इम्प्लाई ए इंटू 2 टू द पावर 4 होगा 16 इक्वल्स टू 48, दिस इम्प्लाई ए टू द ए इक्वल्स टू 48 बाई 16 इक्वल्स टू 3। फर्स्ट टर्म हमको आंसर के रूप में मिल गया है। नाउ द 18th क्वेश्चन, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द जीपी for which the sum of the first two term is -4 and fifth term is 4 times the third term। इसमें यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे कैसे, find the GP for which the first term, किसी भी GP का जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं तो a r to the power 2 and so on। इसमें फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग बनाते हैं तो ये दिया हुआ है फर्स्ट टू टर्म का सम दिया हुआ है -4, a plus ar is equals to -4 and fifth term is 4 times the third term, यानी फिफ्थ टर्म की इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या होगी, a r to the power 5 minus 1 will be 4 and this will be 4 times a r to the power third term, यानी 3 minus 1 2। अब यहाँ पे a से a कट जाएगा and this will be r to the power 4 by r square is equals to 4, this will give us what, r square to be 4, this will give us r root 4 plus minus 2, यानी दो केसेस बन रहे हैं, r की वैल्यू यहाँ पे +2 भी हो सकती है -2 भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म बनते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म बनते हैं, +2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है, क्यों, +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आता है एंड -2 का भी स्क्वायर अगर करेंगे तो भी हमारे पास 4 आता है, यानी दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कॉमन रेशियो 2 होगा या कॉमन रेशियो -2 होगा। यहाँ पे मैं +2 लेके एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, -2 वाला एग्जांपल आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी सीरीज भी आंसर, यानी इस क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे +2 करके मैं दिखाता हूँ, r is equals to 2, देन यहाँ पे पहले इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे r की 2, a प्लस ए आर यानी 2a इक्वल्स टू -4, देन ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, a प्लस 2a सॉरी +4 इक्वल्स टू 0, यानी 3a इस हमारे पास हो गया -4, a हो गया हमारे पास -4/3। फर्स्ट टर्म हमारा ये आ गया है, नाउ फर्स्ट टर्म -4/3 है, देन सेकंड टर्म क्या होगा, a इंटू आर, जीपी अगर हम यहाँ पे लिखें तो कैसे होगा, फर्स्ट टर्म -4/3, इसमें r क्या था, r हमने +2 लिया था, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8/3, सेकेंड टर्म +2 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा हमारे पास, क्या होगा वो -16/3। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये जीपी के टर्म आ जाएंगे, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वी हैव हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे नीट सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज।
as terms as reciprocal of any arithmetic progression series terms. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2,4,6 सॉरी यहाँ पे सीरीज के टर्म में एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8 दिस इज एन एपी. एंड इसी के रेसिप्रोकल टर्म्स में अगर सम हो 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 दिस इज अ एच हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज. यहाँ पे ये गलत दिया हुआ जीपी नहीं, यहाँ एचपीओ. नाउ वी हैव स्पेशल केसेस. दो स्पेशल फॉर्मूले हैं हमारे पास जो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाते हैं कई क्वेश्चन पे. क्या होता है? सम ऑफ, क्या है फॉर्मूले? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. क्या होता है इसका फॉर्मूला? n इन ब्रैकेट n+1/2. तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है? n इन ब्रैकेट n+1/2. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पे बेस्ड. कैसे? क्या पूछता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. 6 यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 6. तो फिर आंसर क्या आएगा? 6 इन ब्रैकेट 6 + 1/2. एग्जाम्पल, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. यहाँ पे 6 इन ब्रैकेट 6 + 1/2 विल गिव अस 6 × 7/2 विल गिव अस 21. ये हमारे पास सम आ गया. देन हमारे पास एक और केस होता है. पहले तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. देन हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? n इन ब्रैकेट n+1 इन अदर ब्रैकेट 2n+1/6. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट 3 का अगर लेते हैं तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, इनका सम क्या होगा? 3 इन ब्रैकेट 3 + 1 इन अदर ब्रैकेट 2 × 3 + 1/6. यहाँ पे कितना आया? 3 × 4 × 7. 4 × 7 कितना हुआ? सॉरी 3 × 4 × 7 यानी कितना हो गया हमारे पास? 12 × 7 हो गया 70. 12 × 7 हमारे पास हो गया 84 एंड 6 / 40. ये हमारा आंसर आ गया. यहाँ पे सॉल्व करके भी देखेंगे अगर हम तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और सॉरी 4 एंड 3 का स्क्वायर 9. दैट गिव्स अस द सम ऑफ 14. यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में.